हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को सजी क्लासेस में फिर से स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है डीएनए, आरएनए। ये सब कहाँ मौजूद रहेगा, जैसे कि क्रोमोसोम का नाम सुने होंगे। क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, आरएनए, जीन के बारे में पढ़ेंगे। आखिरकार जानेंगे कि आखिरकार जो हेरिटेज होता है, हमारे आनुवंशिकता के जो गुण होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी कैसे पहुँचती है, इन सब का डीएनए, आरएनए का क्या क्या फंक्शन है, कहाँ मौजूद होते हैं, सेल के किस भाग में मौजूद होता है, पूरा का पूरा डिटेल इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपको कंपटीशन के साथ साथ आपके नॉलेजेबल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आते हैं सीधे वीडियो में और देखते हैं डीएनए, जीन और क्रोमोसोम के बारे में डिटेल। ठीक है, आप स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं कि कैसे कैसे क्रोमोसोम स्ट्रक्चर इस प्रकार का आपको दिखाएगा। अब हम लोग आते हैं सीधे टॉपिक में। सबसे पहले हम लोग गुणसूत्र, जिसे हम लोग कहते हैं क्रोमोसोम, और इसको हिंदी से कहते हैं गुणसूत्र। ठीक है, अब इसका सबसे पहले खोज किसने किया था? तो खोज किया था इसका वॉल्डियर। ठीक है, याद रखिएगा, वॉल्डियर एक जो है वैज्ञानिक का नाम है, उसी ने सबसे पहले ये गुणसूत्र का क्रोमोसोम के बारे में बताया था। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि क्रोमोसोम है कहाँ, मौजूद कहाँ है। तो हम लोग यहाँ जो आपको दिखाया गया है, ये जो बना के दिखाए हैं, ये कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है, ये सेल है। सेल मतलब हम लोग जानते हैं ये कहीं ना कहीं कोशिका है। और कोशिका के अंदर में देखिए, यहाँ जो आपको बहुत सारा, आपको इसके अंदर आपको बहुत सारे कोशिका के अंग मिलेंगे। कोशिकांग जिसे कहते हैं, सेल ऑर्गेनेली आपको बहुत सारा मिलेगा। नाम जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, उसके बाद राइबोसोम वगैरह हो गया, इसमें गोल्जी अपरेचर हो गया, उसके बाद बहुत सारा यहाँ पर आपको मिलेगा देखने को। उसमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है, जो सबसे मेन पार्ट होता है, वो ऑर्गन का नाम है, जिसका नाम क्या है आपका न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस जिसे हम लोग कहते हैं केंद्रक। अब इस केंद्रक के अंदर जब हम लोग जाएंगे, तो इस केंद्रक के अंदर कहीं न कहीं आपको देखने को मिलेगा, ये क्या है, क्रोमोसोम। याद रखिएगा कि कोशिका का कौन सा पार्ट्स में मिलेगा, तो कोशिका के जो केंद्रक होते हैं, जो हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं, उस न्यूक्लियस के अंदर आपको मौजूद रहेगा क्रोमोसोम। तो जब हम लोग कोशिका के केंद्रक को हम लोग खोलें, तो वहाँ इस प्रकार का एक स्ट्रक्चर दिखा, इसका नाम क्या हो गया आपका, क्रोमोसोम। ठीक है, अब क्रोमोसोम के अंदर जब हम लोग जाएंगे, तो ये इसको और ज़्यादा साइंटिस्ट का जान भी करते हैं कि जो साइंटिस्ट होते हैं उसका दिमाग शांत नहीं रहता है, उसके अंदर और ज़्यादा डिस्कवर करने की कोशिश किया। तो जब हम लोग क्रोमोसोम के अंदर जाके देखा गया, तो यहाँ पर और उसको और खींच के देखा गया, तो दिखा आपको इस टाइप का स्ट्रक्चर, जैसे हम लोग क्या कहते हैं, डीएनए, है ना। अब डीएनए को और ज़्यादा एक्सटेंड किया, और ज़्यादा फिर आके देखा गया, और अंदर माइक्रोस्कोपिक द्वारा और ज़्यादा उसको डिस्कवर किया गया। तो उसके अंदर और थोड़ा सा जूम करके देखने से क्या दिखा, जीन, है ना। तो जीन ये आपको दिखेगा कि सबसे छोटी यूनिट जो पूछेगा कि इस आपका क्रोमोसोम या तो फिर न्यूक्लियस का सबसे छोटी जो है यूनिट कौन है, जीन। तो इस प्रकार हम लोग सोच सकते हैं कि अगर जीन को हम लोग समेटेंगे तो डीएनए, डीएनए को समेटेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के जो जाएंगे तो कहाँ चल जाएगा आपका, कहीं ना कहीं सेल, कोशिका के अंदर जो है न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, वहाँ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आखिरकार कहीं भी से क्वेश्चन पूछेगा कि आपका जीन हो, डीएनए हो, या तो फिर आपका क्रोमोसोम, ये सब का सब कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस में। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, पूछेगा कि जीन कहाँ मौजूद होते हैं, तो न्यूक्लियस में। डीएनए कहाँ मौजूद रहते हैं, तो बोलो न्यूक्लियस में। क्रोमोसोम कहाँ रहते हैं, न्यूक्लियस में। इसमें से कोई भी ऑप्शन आपको मार सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं इस जो क्रोमोसोम का क्या क्या स्ट्रक्चर, आप देख सकते हैं यहाँ पर इस टाइप का क्रोमोसोम है। अब क्रोमोसोम के जो नाम पूछता है कभी कभी कि इसके कौन कौन सा पार्ट्स का क्या क्या नाम है, तो आपको लिख दिए कि जो क्रोमोसोम का सबसे ऊपर वाला पार्ट्स को हम लोग कहते हैं, अपर पार्ट को हम लोग कहते हैं सैटेलाइट, है ना। ये आपका क्या हो गया, सैटेलाइट। अब यहाँ से देखिए, ये जो हम लोग का बीच वाला पार्ट्स को कहते हैं हम लोग को सेंट्रोमर, है ना, सेंट्रोमर। और नीचे वाला जो पार्ट को हम लोग कहते हैं टेलोमर, है ना। तो टेलोमर, और उसके बाद यहाँ पर सेंट्रोमर, और उससे ऊपर में क्या कहते हैं हम लोग, सैटेलाइट। कभी कभी देखिएगा कि आपको दोनों साइड में आपको दिखेगा कि दोनों पार्ट्स को हम लोग टेलोमर ही टेलोमर कहते हैं, ऊपर में दिखाया गया। लेकिन अगर अपर पार्ट है तो नॉर्मली हम लोग उसको कहते हैं सैटेलाइट, और नीचे वाला पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, टेलोमर। अगर आपको सैटेलाइट ऑप्शन नहीं रहेगा तो टेलोमर आप मार सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर जब जाइएगा तो आपको पतला सा आर्न, एकदम पतला सा धागा, रेशा, जो रेशम नुमा एकदम थ्रेड टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्न। ये भी पूछता है कि ये जो क्रोमोसोम के अंदर जो धागा नुमा रहता है स्ट्रक्चर, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अर्न कहते हैं। ठीक है, ये तो आपका क्रोमोसोम के बारे में डिटेल जानकारी आपको मिल गई। अब हम लोग आगे आते हैं। अब हम लोग यहाँ देखिए, ये जो मानव में पूछा था, मानव में कितने होते हैं, तो 23 पेयर में होता है, मतलब 23 जोड़ा होता है हमारे शरीर में। 23 जोड़ा क्रोमोसोम से मिलकर क्या बनता है हमारा, ये आपका मतलब हमारा क्रोमोसोम कितने होते हैं, 23 जोड़ी, मतलब कितना कितना 40
46 होता है। ये प्रत्येक सेल के अंदर है, ऐसा नहीं कि हमारे बॉडी, बहुत सारा जो है बच्चे कन्फ्यूजन रहते हैं कि नहीं हमारे पूरे बॉडी में, पूरा शरीर में कितने जोड़ी हैं, तो 23 जोड़ी है, मतलब 23 पेयर है, और कहीं ना कहीं काउंट में 46। ये सिर्फ आपका एक सेल के अंदर, एक कोशिका के अंदर मौजूद है, कितना, तो 23 पेयर्स और 46 कहते हैं इसको नॉर्मली। ये अब हमारे शरीर में ट्रिलियन जो इन्फिनाइट नंबर ऑफ कितना है सेल है, आप समझ सकते हैं कि कितना सेल में कितने आपको यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्रोमोसोम की संख्या है, ठीक है। इस तरह अलग अलग पूछता है, मान लो कि सबसे कम किस में होती है, तो बैक्टीरिया वगैरह में सिर्फ एक क्रोमोसोम मिलेगा। फिर उसी तरह सब मटर वगैरह में पूछता है, मटर में 14 मतलब 14 होता है, इस टाइप का आपको आलू प्याज वगैरह में बहुत सारा पूछता है, जो कि आपको मटेरियल में मिल जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग देखते हैं इसके बारे में कि अब जो है न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ते हैं। अब यहाँ पर अंदर में जो है आपको इस टाइप का, जब अंदर में घुसोगे डीएनए वगैरह में इस भाग में, तो आपको कहीं ना कहीं न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है। न्यूक्लिक मतलब समझ आ गया कि केंद्रक, और केंद्रक के अंदर क्या एक प्रकार का एसिड होता है, उसको हम लोग न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। और ये दो भाग में बटा होता है, एक डीएनए होता है और एक क्या होता है आपका आरएनए होता है ना। डीएनए और आरएनए आप अच्छे खासे इसके बारे में नाम सुने होंगे। अब यहाँ से देखते हैं हम लोग एक एक करके। सबसे पहले हम समझते हैं डीएनए के बारे में। आखिरकार डीएनए क्या है, तो डीएनए का फुल फॉर्म पूछेगा तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, है ना। ये तो नॉर्मल हो गया कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड ये डीएनए का फुल फॉर्म होता है, देख लीजिएगा। अब हम लोग डीएनए फिर बोलेगा कि डीएनए आया कहाँ से, फिर न्यूक्लियस से आया, है ना। तो समझो कि मान लो कि ये सेल है और सेल के अंदर कहाँ कहाँ मौजूद हो सकता है। जैसे नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि पहले अगर आपका ऑप्शन में न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस मार देगा। अगर आपके पास न्यूक्लियस नहीं है और कुछ पूछेगा तो और ज़्यादा होता है मेंटेनेंस का कम करने के लिए, तो दो जगह आपको देखने को मिलेगा। अगर आपका प्लांट सेल है, अगर पादप सेल कोशिका है, तो उसमें अगर क्लोरोप्लास्ट मौजूद है तो वहाँ भी आपको कहीं ना कहीं डीएनए मिल ही जाएगा, है ना। और अगर आपके पास यह सेल कोशिका आपका एनिमल सेल है या प्लांट सेल है, अगर वहाँ मौजूद है माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी आपको क्या देखने को मिलेगा, डीएनए, है ना। तो न्यूक्लियस तो एकदम प्रॉपर हो गया, है ना, न्यूक्लियस में तो रहना तय है। लेकिन अगर इसके अलावा पूछेगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि इनमें से किसमें जो है ना आपको डीएनए नहीं मौजूद रहता। 3 ऑप्शन दे देगा, न्यूक्लियस दे देगा, केंद्रक दे देगा, क्लोरोप्लास्ट और आपको माइटोकॉन्ड्रिया, और एक गोल्गी अपर्चर दे दिया, या तो फिर कुछ अलग उसमें प्रेजेंट रह गया, तो समझ जाएगा कि इन तीनों में मौजूद रहता है, लेकिन गोल्गी अपर्चर वगैरह में आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। अब हम लोग देखते हैं डीएनए के बारे में। तो डीएनए सबसे पहले देखो, इसका जो पहली बार अवलोकन किया था, इसके बारे में बताया था किसने, कार्लसबर्ग। ये पूछता है ये सबसे पहले बारे में इसको बताया था किसने, कार्लसबर्ग ने। इसका स्टडी और ज़्यादा स्टडी किया, या तो उसके मॉडल को तैयार किया कि आखिरकार जो डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका मॉडल कैसा होता है, तो उसको बताया था वाटसन एंड क्रिक ने। ये दोनों ध्यान रखिएगा कि आखिरकार पहला जो बताया उसको देखा था, अवलोकन किया था, ऑब्जर्व किया था सबसे पहले किसने, कार्लसबर्ग, ठीक है। और उसके बाद स्टडी किया था, मॉडल, इसको मॉडल तैयार किया था किसने, वाटसन एंड क्रिक ने। अब यहाँ पर एक क्या था, इसमें फास्फोरस पाया जाता है। तो पूछते हैं कौन सा एलिमेंट, कौन सा तत्व इसमें मौजूद रहता है डीएनए में। ऐसे तो एसिडिक फॉर्म में है, जो है एसिडिक फॉर्म में, लेकिन इसमें पूछेगा कौन सा एलिमेंट, कौन सा तत्व पाया जाता है, तो कहीं ना कहीं क्या होता है, फास्फोरस होता है, फास्फोरस पाया जाता है किसमें, डीएनए में। अब हम लोग देखते हैं ये इसका जो हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ेंगे आगे कि एटीजीसी वगैरह पढ़ेंगे हम लोग, तो यहाँ पर जो इसका जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो बहुत ही कमजोर होते हैं, एकदम बहुत ही आपका वीक देखने को मिलेगा। किसके बीच में, जो डीएनए के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा वो बहुत ही कमजोर होती है। अगर आप हम लोग का स्ट्रक्चर देखा जाए तो यहाँ पर आप इस टाइप का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। अब स्ट्रक्चर में देखिए यहाँ पर ये डबल स्टैंडर्ड का आपको दिख रहा है, देखिए डबल हेलिक्स है, द्विकुंडली जिसे कहते हैं हम लोग, इस टाइप का, और इसके बीच में कहीं ना न्यूक्लियोटाइड्स बहुत ज़्यादा मौजूद है। तो ये इस टाइप का अगर स्ट्रक्चर देख जाएगा तो समझ जाइए कि क्या है आपका डीएनए का स्ट्रक्चर। डबल हेलिक्स पूछता है, डबल हेलिक्स रहेगा, या तो फिर डबल स्टैंडर्ड रहेगा, या तो फिर द्विकुंडली वाला जो हिंदी से आपको रहेगा। आगे आते हैं हम लोग। अब हम लोग देखते हैं कि डीएनए के अंदर क्या क्या मौजूद है, उसको हम लोग क्लासीफाई करते हैं। तो सबसे पहले डीएनए के में देखिए एक प्रकार का पॉलीन्यूक्लिक एसिड है। पॉली मतलब क्या होता है, बहुत सारे सीरीज मिल जाता है, बहुत सारे छोटे छोटे जो न्यूक्लियोटाइड्स आपस में मिलकर क्या बनाएगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स बन जाता है, ठीक है। तो जब पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स बन जाता है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए इसमें 2 पार्ट्स में बांट देंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का। एक होता है न्यूक्लियोसाइड और एक क्या होता है, फॉस्फेट। 2 याद रखें। एक जब हम लोग पॉलीन्यूक्लियोटाइड की बात करेंगे तो इसमें एक साइड हो गया न्यूक्लियोसाइड और एक क्या हो गया, फॉस्फेट। अब न्यूक्लियोसाइड को फर्दर हम लोग और ज़्यादा डिवाइड करेंगे तो यहाँ आपको मिलेगा एक शुगर, एक क्या निकलेगा, नाइट्रोजन बेस। तो शुगर को हम लोग और ज़्यादा फर्दर डिवाइड करेंगे तो एक राइबोस होगा और एक क्या होगा, डाईऑक्सीराइबोस, ठीक है। ये राइबोस हो गया, ये क्या हो गया, डाईऑक्सीराइबोस।
तो यहाँ इस साइड हो गया। अब हम लोग इधर जो आते हैं इसमें देखते हैं नाइट्रोजन बेस पे, यहीं से आपका पूरा का पूरा इधर से ही ज़्यादा क्वेश्चन बनती है, इधर उतना जरूरी नहीं। नाइट्रोजन बेस को हम लोग डिवाइड करेंगे तो नाइट्रोजन बेस में एक होता है प्यूरिन, है ना, ये क्या हो गया आपका प्यूरिन, और इधर से क्या हो जाएगा आपका पायरेमिडीन, है ना। तो ये दोनों याद रखिएगा, एक प्यूरिन हो गया, एक होता है पायरेमिडीन्स, प्यूरिन और पायरेमिडीन्स, प्यूरिन और पायरेमिडीन्स याद रखिए। जो प्यूरिन जो होता है उसमें दो पाया जाता है, दो न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं, एक होता है हम लोग एडिनिन और एक क्या होते हैं गुआनिन, याद रखिएगा एडिनिन गुआनिन, एडिनिन गुआनिन, 2-3 बार बोलिए याद हो जाएगा। एक एडिनिन होता है, एक क्या होता है गुआनिन, और इधर से पायरेमिडीन से दो होता है, दो पाया जाता है, एक थायमिन और इसको क्या कहते हैं हम लोग साइटोसिन। तो यहाँ पर हो गया थायमिन और इधर से क्या हो गया साइटोसिन। ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आपसे यहाँ से क्वेश्चन बनती है। तो नाइट्रोजन बेस में, क्योंकि हमारा जो डीएनए है कहीं ना कहीं पूरी तरह से नाइट्रोजन से रिलेटेड है, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड से बना हुआ है, तो नाइट्रोजन बेस तो रहना तय। अब नाइट्रोजन बेस में जो है उसको हम लोग दो भाग में बांटे हैं, एक क्या होता है प्यूरिन और पायरेमिडीन। तो प्यूरिन में दो याद रखिएगा, यहाँ पर आपका एडेनिन और गुआनिन, प्यूरिन में कौन कौन एडेनिन और गुआनिन, और उधर से क्या होगा थायमिन और साइटोसिन में, आपको जो हम लोग पायरेमिडीन्स में। अब हम लोग आगे आते हैं, अब इसमें देखो कि डीएनए की क्या है, पहले सबसे पहले देखो कुछ इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं कि जो डीएनए के एक टर्न जो होता है ना, डीएनए में देखिए इस टाइप का आपको एक टर्न मारेगा, यहाँ से यहाँ तक का जो एक टर्न दिख रहा है इस टाइप का, तो ये जो एक टर्न मार रहा है यहाँ से यहाँ तक, उसमें जो होते हैं कितने, इसकी जो लंबाई होती है यहाँ कितना होगा 30 जो है 34 डिग्री एंगस्ट्रम जिसे कहते हैं, ये 34 एंगस्ट्रम कहते हैं, ठीक है, इसमें नापते हैं। तो 34 एंगस्ट्रम हो गया। अब डीएनए के अगर हम लोग टर्न का बात करते हैं में न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी कितना होगा, तो अब मान लो कि एक जो है न्यूक्लियोटाइड यहाँ से यहाँ तक, पूरा का पूरा तो हम लोग कितना बताते यहाँ से यहाँ तक 34 एंगस्ट्रम है, लेकिन अगर एक वाला यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है, एक टर्न का बात करेगा तो उसमें हम लोग के बीच की दूरी कितना होता है बोलो 3 पॉइंट कितना होता है 4 जो है एंगस्ट्रम होता है ना, याद रखिए। अब पूछेगा कि इन दोनों के बीच में कितना न्यूक्लियोटाइड मौजूद रहता है, तो डीएनए के एक टर्न में कितने न्यूक्लियोटाइड रहते हैं बोलो 10 न्यूक्लियोटाइड रहते हैं। तो यहाँ से हम मैथमेटिक्स भी लगा सकते हैं कि अगर हमारे एक टर्न में पूछेगा तो एक टर्न में कितने मौजूद रहते हैं 10 न्यूक्लियोटाइड रहते हैं, कितने रहते हैं 10, है ना, 10 न्यूक्लियोटाइड रहते हैं। अब पूरा का पूरा कितना है, तो 10 न्यूक्लियोटाइड मिलके कितना है 34 एंगस्ट्रम हो गया। अब 34 एंगस्ट्रम में एक के बीच का दूरी पूछेगा, तो जब हम लोग इसको क्या करेंगे 34 को हम लोग मान लो कि हम लोग 10 से डिवाइड कर देंगे तो कहीं न कहीं कितना होगा 3.4 एंगस्ट्रम निकल जाएगा। तो ऐसे भी मैथमेटिक्स हम लोग लगा के हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि पूरा का पूरा एक टर्न में कितने एंगस्ट्रम रहते हैं 34 एंगस्ट्रम, उसके एक बीच के एक जो है आपका एक टर्न में कितने के बीच की दूरी कितना होगा 3.4 एंगस्ट्रम होगा। और पूछेगा कि कितने रहते हैं न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद रहते हैं, तो 10 न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद रहते हैं, ठीक है। अब हम लोग अभी जो पूछेंगे कि यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि जो एडेनिन और इसको क्या कहते हैं थायमिन, एटीजीसी याद रखिएगा, एटीजीसी 2 बार याद बोलिएगा याद हो जाएगा। एटीजीसी ए मतलब क्या है एडेनिन और टी मतलब क्या होगा थायमिन, है ना। तो यहाँ टीएच भी कर सकते हैं, तो थायमिन हो गया, तो एडेनिन थायमिन, है ना। और इधर से क्या हो गया गुआनिन और साइटोसिन। तो एडेनिन और थायमिन के बीच में जो बॉन्ड पूछता है वो कैसा होता है डबल बॉन्ड, 2 गो बॉन्ड है तो 2 गो हाइड्रोजन डबल हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया। अगर इसके बीच में पूछेगा तो गुआनिन और साइटोसिन के बीच में पूछेगा तो कितने होते हैं 3 बॉन्ड होते हैं, मतलब ट्रिपल बॉन्ड बना रहता है, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया। और इसमें कितना हो गया डबल हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, याद रहेगा। एटीजीसी याद रखिएगा, ए के साथ टी रहेगा, जी के साथ क्या रहेगा सी रहेगा। जैसे यहाँ पर दिखाया था आपको यहाँ पर कि ये जो आपका होगा यहाँ से एडेनिन किसके साथ बनेगा थायमिन के साथ, क्योंकि प्यूरिन में एडेनिन होता है और पायरेमिडीन में क्या होता है थायमिन। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा आपका डबल बॉन्ड, और जबकि गुआनिन और साइटोसिन के बीच में क्या होगा ट्रिपल बॉन्ड। आगे आते हैं अब हम लोग नेक्स्ट इसमें देखते हैं। अब हम लोग जो हो गया डीएनए खत्म, अब हम लोग जानते हैं आरएनए के बारे में, है ना। तो आरएनए क्या है, तो आरएनए भी कहीं न कहीं कहाँ मौजूद रहता है, आपको न्यूक्लियस के अंदर ही मिलेगा। और न्यूक्लियस के क्रोमोसोम के बाद वहाँ पर डीएनए के ही कुछ पार्ट्स है, उसी को हम लोग यहाँ पर जानेंगे क्या हो गया आरएनए में। आरएनए थोड़ा सा आपका जानेंगे कि छोटे छोटे जो होते हैं सबस्टांस या छोटे छोटे जीव जंतु जो होती है उसमें पाया जाता है ना। तो ये सबसे पहले आपको पूछेगा इस कितना स्टैंडर्ड का होता है, तो सबसे पहले याद रखिएगा ये सिंगल स्टैंडर्ड का होता है ना, नहीं इसमें डबल हेलिक्स नहीं होता है। सिंगल स्टैंडर्ड का एक कुंडली होता है, इसमें एक ही हेलिक्स होगा, डबल हेलिक्स नहीं होगा, तो सिंगल स्टैंडर्ड हो गया।
इसमें क्या होगा, राइबोज शुगर में पाया जाता है। हम लोग पढ़े थे वहाँ पर कि एक राइबोज था, एक जो है डायराइबोज था, डायक्सराइबोज था। तो राइबोज शुगर में पाया जाता है ये वाला। उसके बाद छोटे जीवों में, अभी बोले वायरस वगैरह में जो होता है, बैक्टीरिया वगैरह में इसको देखने को मिलेगा, छोटे जीवों में इसमें आपको देखने को मिलेगा। अब इसमें जो है प्रोटीन संश्लेषण, मतलब कहीं ना कहीं आरएनए जो है ना, ये क्या करता है, हमारे जो कोशिका के अंदर या तो हमारे न्यूक्लियस के अंदर जो होता है, या तो फिर क्रोमोसोम के अंदर प्रोटीन बनाने का काम करता है। प्रोटीन का फॉर्मेशन करने का काम कौन करता है, आपका आरएनए। अब आरएनए में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो बॉन्ड जो बनता है उसमें क्या क्या डिफरेंट आपको दिखेगा। जैसे यहाँ पर देखेंगे कि AU मतलब आपका यहाँ पर एडेनिन तो हो ही गया, एडेनिन, और यहाँ पर उसके वहाँ पर पड़े थे तो थायमिन था, है ना, क्या था, थायमिन। तो यहाँ पर इस बार थायमिन नहीं होके एक नया चीज जुटेगा जिसका नाम क्या है, यूरेसिल, है ना। तो इस बार जब आरएनए में बात करते हैं थायमिन नहीं रहता है, थायमिन न्यूक्लियोटाइड हट जाता है, और कहीं न कहीं इसके बीच में आपको क्या दिखेगा, यूरेसिल। तो AUGC बाद बाकी वही है, गुआनिन साइटोसिन रहेगा, तो गुआनिन और साइटोसिन रहेगा, जबकि यहाँ पर AU रहेगा, एडेनिन और यूरेसिल, और एडेनिन और यूरेसिल के बीच में डबल बॉन्ड, जबकि गुआनिन और साइटोसिन के बीच में क्या रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। ठीक है, इसमें बस DNA में था आपका क्या, थायमिन, जबकि RNA में क्या रहेगा, यूरेसिल। ठीक है, ये नाइट्रोजन बेस के अंदर ही आता है, आपका पूरा का पूरा देख सकते हैं कि यहाँ पर एक एक करके एडेनिन, गुआनिन से, इसमें आपको RNA रहेगा, तो आपको क्या नहीं रहेगा, थायमिन नहीं रहेगा। आपको देख सकते हैं एडेनिन है, यूरेसिल है यहाँ पर, उसके बाद गुआनिन और साइटोसिन, ये सब न्यूक्लियोटाइड्स है। और देखिए इसका स्ट्रक्चर भी क्या रहेगा, सिंगल हेलिक्स का रहेगा, एक कुंडली का रहेगा, डबल कुंडली का नहीं रहेगा। आगे आते हैं हम लोग। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो है आपका कि इसमें जो टाइप देख लेते हैं ना। अब इसमें अगर हम लोग टाइप को देखा जाए तो यहाँ से ये आरएनए के टाइप हो गया। आरएनए के हम लोग 3 टाइप में बांटते हैं यहाँ से, और एक पहला जो आपका हो गया ये वाला, कौन सा हो गया आपका, तो याद रखिएगा mRNA, tRNA और क्या हो गया, rRNA, है ना। शॉर्ट में रखते हैं mRNA, tRNA और rRNA, तीन टाइप को हम लोग बांटे हैं किसको, आरएनए को। अब इसका राइबोज न्यूक्लिक, इसका फुल फॉर्म पूछेगा तो बता दीजिएगा, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब यहाँ से देखिए mRNA को हम लोग कहते हैं मैसेंजर आरएनए, ठीक है। अब मैसेंजर आरएनए को हम लोग शॉर्ट में mRNA कहते हैं। इसका फंक्शन क्या है, तो जो एमिनो एसिड की पहचान करता है। सबसे पहले अगर आरएनए है तो हमारे जो न्यूक्लियस के अंदर या तो फिर क्रोमोसोम के अंदर जो मौजूद रहता है एमिनो एसिड को, उसकी पहचान करता है। पहले उसको सब पहचानता है कि ये आपका एमिनो एसिड है, तो कौन, मैसेंजर आरएनए। अब मैसेंजर पहचानने का काम करता है कि कौन है, फटाफट वो खाली देखने का काम करता है, और देखने के काम पहचानने के बाद वो क्या करता है, उसको क्रम में सजा देता है, मतलब कहीं ना कहीं सीरीज में सजा देता है कि हाँ इसको ये न्यूक्लिक एसिड है, ये आपका ये एमिनो एसिड है, ये एमिनो एसिड है, बाद बाकी सब स्ट्रैंड को छाड़ते हैं। मतलब सिर्फ आपको वो आइडेंटिफाई करने का काम कौन करता है, मैसेंजर आरएनए। अब मैसेंजर आरएनए उसको तो पहुंचाएगा नहीं, उसके लिए और एक आरएनए होता है जिसका नाम क्या है, ट्रांसफर आरएनए। अब एमिनो एसिड को कहीं ना कहीं कहाँ ले जाएगा आपका पास, तो ये आपको राइबोसोम के पास ले जाता है, राइबोन। तो वो एमिनो एसिड को कहाँ पर, राइबोसोम तक पहुंचाने का काम करता है कौन, तो ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर का नाम ही से पता चल रहा है कहीं वो ट्रांसफर कर एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा है। तो पहचान लिया कौन, mRNA। अब उसको ट्रांसफर करके ले जाएगा कौन, tRNA। कहाँ ले जाएगा उसको, तो राइबोसोम के पास। अब जो राइबोज जो होता है, राइबोसोम आरएनए जो होता है, rRNA, वो प्रोटीन का क्या करता है, निर्माण। तो हम लोग जानते हैं कि प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहते हैं, राइबोसोम को। ये भी न्यूक्लियस कहाँ पर, आपके सेल के अंदर है। ये एमिनो एसिड को क्या करता है, सबसे पहले मैसेंजर आरएनए उसको पहचानता है, उस एमिनो एसिड को फिर ट्रांसफर करके कहाँ ले जाता है, राइबोसोम के पास। और राइबोसोम उस एमिनो एसिड को क्या बना देता है, कहीं न कहीं आपको प्रोटीन बना देता है, और प्रोटीन वही धीरे धीरे क्या करता है, ग्रोथ का काम करता है। तो ये सब जो काम करता है वो कौन करता है, आरएनए। आरएनए के टाइप्स हो गए। आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें जो है ना, कैसे कैसे हम लोग करते हैं कि डीएनए फॉर्मेशन, कॉपी, जैसे कॉपीराइट होता है ना, कॉपी, तो उस तरह हम डीएनए कैसे बनाते हैं, डीएनए से आरएनए कैसे बनेगा, और आरएनए से क्या होगा, प्रोटीन के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए कि आपको डीएनए है। अब डीएनए से डीएनए ही बनाना है हमको, डीएनए कॉपी करना है, बहुत सारे, जैसे जेरॉक्स मारते हैं ना, तो बहुत सारे जेरॉक्स में होते जाता है। उसी तरह अगर डीएनए से हमको डीएनए ही बनाना है, तो हम लोग उस नाम को हम लोग क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन। क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है। डीएनए फॉर्मेशन करेगा। मान लिया एक डीएनए का हम लोग का मिल गया, और उसी को डीएनए उसी का खोपो, जस्ट वैसा ही एक डीएनए हमको चाहिए, तो उसके लिए एक नाम, टर्मिकल नाम होता है आपका, एक बायोलॉजिकल नाम, जिसे कहते हैं रेप्लिकेशन। अब हम लोग जानते हैं कि डीएनए है
और उसको हम लोग आरएनए बनाना है। क्या होता है? आरएनए बनाना। तो डीएनए से लेके आरएनए तक जाने के लिए हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। याद रखिएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा? बोलो, ट्रांसक्रिप्शन, है ना। डीएनए से आरएनए बनाने के लिए ट्रांसक्रिप्शन। अब जो आरएनए से क्या होगा? डीएनए, तो आरएनए से जो है डीएनए क्या हो गया? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, उल्टा हो गया। रिवर्स मतलब क्या हो गया? उल्टा, क्योंकि हम लोग आरएनए से कहाँ जा रहे हैं? डीएनए के इधर उल्टा है, इसे इधर जा रहा है। तो इधर जा रहा है तो हम लोग क्या कहेंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये रिवर्स में आ रहा है, उल्टा साइड आ रहा है। और इधर से जाएगा तो क्या बोलेंगे? ट्रांसक्रिप्शन। अब जो आरएनए से हमको प्रोटीन बनाना है तो उसको कहते हैं ट्रांसलेशन। इसको ट्रांसलेशन सब याद हो गया। अगर हम लोग डीएनए से डीएनए बनाएंगे तो क्या होगा? रेप्लिकेशन। डीएनए से डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए से डीएनए रेप्लिकेशन। जबकि आपको हम लोग को डीएनए से आरएनए जाना है तो क्या बोलेंगे? ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलिएगा? ट्रांसक्रिप्शन। अगर हम लोग आरएनए से फिर डीएनए जाएंगे तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अगर आरएनए से हम लोग क्या जाएंगे? प्रोटीन में, तो क्या होगा? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन, ठीक है। जैसे मान लो कि अभी हम लोग को कोरोना वायरस आया था, तो कोरोना वायरस में देखिएगा तो वो वायरस जो होता था उसके अंदर जो क्या पाया जाता था? आरएनए। क्या था? आरएनए। और जो हम लोग का जो यहाँ पर जो उसको पहचान के लिए जो इंस्ट्रूमेंट बनाया गया था, जो मशीनें बनाई गई थी, वो आरएनए पर नहीं, बहुत कॉस्टली होता है आरएनए वाला बनाने के लिए, आरएनए से आइडेंटिफाई करने के लिए। तो कहीं ना कहीं उसको हम लोग क्या करते थे? डीएनए में कन्वर्ट करते थे। और डीएनए का हम लोग उसके बारे में ज़्यादा नॉलेजेबल हो जाता, आसानी से उसके बारे में सर्च वगैरह हो जाता था। तो इसलिए यहाँ पर जो मशीनें यूज किया जाता था, देखिएगा कि आता था एक RT-PCR, है ना, ये टेस्ट होता था। जब कोरोना आया था तो उसमें देखिएगा कि आता था RT-PCR, है ना। तो RT-PCR में क्या होता था कि जो हमारा कोरोना वायरस के अंदर जो आरएनए था उसको कन्वर्ट करता था किस में? डीएनए में। तो वही था रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। आरटी मतलब क्या होगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमराज चेन रिएक्शन, है ना। पॉलीमराज चेन रिएक्शन मतलब चेन रिएक्शन, वो उसका नाम हो गया। लेकिन यहाँ पर भी देखिए आपको नाम आ रहा है आरटी, मतलब क्या होगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। कहीं ना कहीं आरएनए से किस में कन्वर्ट किया जा रहा था? डीएनए में। तो RT-PCR हम लोग टेस्ट करवाया था, करवाते थे, जिसका कोरोना का जो लगता था कि इसके कोरोना है तो उसको RT-PCR का टेस्ट करवाया जाता था। ये क्योंकि कहीं ना कहीं कोरोना जो था उसमें क्या था? आरएनए पाया जाता था। और हमारे जो इंस्ट्रूमेंट था, हमारी जो मशीनें थी, वो पहचान करने के लिए क्या चाहता था? डीएनए, है ना। तो डीएनए के लिए हम लोग ये RT-PCR का यूज़ करते थे। तो ये हमारा जो था पूरा का पूरा था कि डीएनए आरएनए क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होती है, इस कहाँ मौजूद रहती है, क्या क्या फंक्शन है, इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल जानकारी इस वीडियो में आपको मिल गया होगा, ठीक है। तो हम लोग जो है नेक्स्ट कोई टॉपिक पर, बायोलॉजी का ही अगर चल रहा है तो बायोलॉजी का हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को आपको बहुत जल्दी आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। अगर लाइक सब्सक्राइबर नहीं किए तो जल्दी जल्दी कर दीजिए और जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए, ठीक है। आपको ये सर्जी क्लासेस में आपको अच्छे अच्छे नॉलेजेबल चीज़ मिलते रहेंगे, अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिलती रहेगी आपको, चाहे एकेडमिक हो चाहे वो कंपटीशन रिलेटेड है, और ज्ञान वाली हर चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।